अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे? यू विल बी फाइन, आई होप सो। आज जो हम पढ़ने लगे हैं वो है लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है, इसके लिए एक छोटी सी एग्जांपल कोट करते हैं। ऐसा करते हैं, पहले हम गर्ल्स के लिए एक एग्जांपल देते हैं। गर्ल्स मतलब थोड़ा समझना आसान रहेगा। वो इसलिए कि शादी होती है ना, तो उसमें बहुत सारा मेकअप लगाना पड़ता है, मुंह के ऊपर थोपना पड़ता है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें लगानी पड़ती हैं, मतलब काफ़ी सारी होती हैं, आप लोग समझते होंगे। मैं एग्जांपल देता हूँ कि हमने 2 दुल्हनें तैयार करनी है, ठीक है ना, यानी 2 ब्राइड्स बनानी है, प्रिपेयर करनी है, कम्प्लीटली प्रोडक्ट बनाना है। तो होता ये है कि अगर हम ये कहें कि सब कुछ मुकम्मल है, मेकअप का सारा सामान मौजूद है, ठीक है, जूते हैं, कपड़े हैं, जो चाहिए, लेकिन आई लैशेस जो आंखों पे लगते हैं, आप पता होगा आपको, तो आई लैशेस की एक जोड़ी है। इससे होगा क्या, जब दुल्हन तैयार हो जाएगी और उसका आंखों का मेकअप होगा तो एक का नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक जोड़ी तो एक ही दुल्हन को लग जाएगी, तो दूसरी दुल्हन तैयार कंप्लीटली नहीं हो पाएगी। इसका मतलब है कि सब कुछ तो पूरा था, लेकिन एक चीज पूरी नहीं थी, और वो थे क्या? आई लैशेस, जिसकी वजह से दुल्हन तैयार नहीं हो सकी। तो अगर एग्जाम्पल समझ में नहीं आई तो दोबारा एग्जाम्पल देते हैं, ये बॉयज़ के लिए देते हैं एग्जाम्पल। मिसाल यूँ ले लीजिए कि हमने एक साइकिल तैयार करनी है। साइकिल तैयार करने के लिए बहुत सारे पुर्जों की ज़रूरत पड़ती है, मतलब उसके व्हील होते हैं, उसका बेसिक फ्रेम होता है, हैंडल होता है, सीट होती है। अब हमें मिसाल के तौर पर 4 साइकिल तैयार कर रहे हैं, हमारे पास सारा सामान मौजूद है और साइकिल्स बनना शुरू हो गई, लेकिन आखिर में पता चला कि हैंडल तो सिर्फ 3 है। अब 3 हैंडल हैं और 4 साइकिल बनानी थी, सब कुछ पूरा है 4th साइकिल का, लेकिन हैंडल ना होने की वजह से साइकिल इनकम्प्लीट है। अब इससे क्या पता चलता है? इससे पता ही चलता है कि पहली एग्जांपल में वो जो पेयर ऑफ आई लैशेस थे और जो दूसरी एग्जांपल में हैंडल था, वो क्या था? वो असल में हमारे प्रोडक्ट की मिकदार को कंट्रोल कर रहे थे। 4 साइकिलें बनानी थी लेकिन सिर्फ 3 बन पाई, किसकी वजह से? हैंडल की वजह से। मतलब हैंडल क्या कर रहा है? प्रोडक्ट की मिकदार को कंट्रोल कर रहा है, एंड प्रोडक्ट्स को कंट्रोल कर रहा है। इसी तरीके से जो आई लैशेस थी वो भी हमारी कंप्लीट प्रोडक्शन के लिए लिमिटिंग रही, कम रह गई। तो यहाँ पर एक बात आपको सीखने को मिली कि ऐसा रियल केमिस्ट्री में भी होता है। जब हम प्रोडक्ट बनाने लगते हैं तो रिएक्टेंट्स में से कुछ रिएक्टेंट ऐसे होते हैं जो पहले ही खत्म हो जाते हैं, जैसे हैंडल पहले खत्म हो गए, आई लैशेस पहले खत्म हो गए और कंप्लीटली प्रोडक्ट नहीं बना पाए। तो अगर ऐसी कोई चीज़ है तो उसी को ही कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। यानी पहली एग्जांपल में आई लैशेस आर द लिमिटिंग रिएक्टेंट, दूसरी मिसाल में जो हैंडल है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। अगर हम बुक की मिसाल लें तो उसमें यह कहा गया है कि आपने ऐसा करना है, सैंडविचेस बनाने हैं। सैंडविचेस बनाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? एक कबाब और 2 ब्रेड स्लाइसेस। अब ब्रेड 2 स्लाइसेस रखेंगे और उसके दरमियान में क्या रखेंगे? कबाब। तो तैयार हो जाएगा हमारे पास क्या? एक सैंडविच। अब सपोज कीजिए आपके पास कितने कबाब हैं? आपके पास 29 कबाब हैं आपके पास, और आपके पास जो ब्रेड स्लाइसेस हैं वो कितने? 60। 30 सैंडविचेस बनाने के लिए जो हमारे पास ब्रेड स्लाइसेस हैं वो तो पूरे हैं 60, लेकिन यही सैंडविच बनाने के लिए हमें कबाब कितने चाहिए? 30। अब क्या हुआ, क्योंकि कबाब 29 है तो हम किसी सूरत भी 30 सैंडविचेस नहीं बना पाएंगे, क्योंकि कबाब इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। अगर उलट कर ले, सपोज कीजिए कबाब आपके पास 30 हैं लेकिन ब्रेड स्लाइसेस आपके पास 58 हैं, यानी अब आप 30 कबाब के हिसाब से 30 सैंडविचेस बना सकते हैं, लेकिन चूंकि ब्रेड स्लाइसेस कम हैं इसलिए क्या होगा, वो आखिरी वाला जो कबाब है वो अकेला रह जाएगा और सैंडविच पे तब्दील नहीं होगा। तो जो चीज़ पहले ख़त्म हो जाएगी और प्रोडक्ट को बनना बंद करवा देगी तो वही कहलाएगी लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो अब तक की डिस्कशन से हमें चंद एक पॉइंट के बारे में पता चला। वो क्या पता चला? कि जो चीज़ पहले ख़त्म हो जाती है, विच कंज्यूम अर्लियर, या यूं कह लें केमिस्ट्री की लैंग्वेज में द रिएक्टेंट विच कंज्यूम अर्लियर, यहाँ हम लिख लेते हैं इसको, रिएक्टेंट विच कंज्यूम अर्लियर इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। एक और डेफिनेशन भी करते हैं, नंबर 2, द रिएक्टेंट विच कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स, यानी वो कंट्रोल करेगा रिएक्टेंट के प्रोडक्ट कितना बनाना है। एक और एग्जांपल भी लेते हैं या डेफिनेशन करते हैं, द रिएक्टेंट विच इज इन लेस क्वांटिटी, यानी जो कम मिकदार में हो बानिस्बत दूसरे रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो बात यहाँ पर यह है कि ये थी 3
बेसिक डेफिनेशंस जिसके मुताबिक आप बता सकते हैं कि रिएक्टेंट जो कि लिमिटिंग होगा, रोक देगा, स्टॉप्स द केमिकल रिएक्शन विच इज इन लेस क्वांटिटी, वो कहलाएगा लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट को समझाने के लिए जो हमारी एग्जांपल है वो कुछ इस तरह से है, इसको ज़रा एक दफ़ा एनालिसिस इसका कर लेते हैं कि हमें दिया गया है अमोनिया, कि ये अमोनिया गैस जो है वो तैयार हुई है कैसे, टू सॉलिड्स को हीट करने से, एक अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मतलब आपके पास दो रिएक्टेंट है और ये वो प्रोडक्ट है जो आपने एक्चुअली देखना है कि ये प्रोडक्ट इन रिएक्टेंट से कैसे पैदा हुआ है और कितने मिकदार में हुआ है। और फिर वो लिखता है कि जो आपको इफ़ अ मिक्सचर कंटेनिंग 100 ग्राम ऑफ ईच सॉलिड, मतलब ये भी आपके पास 100 ग्राम है और ये भी आपके पास 100 ग्राम है। अब ये है बेसिक डाटा। इसके बाद आगे चलते हैं तो लिखता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ अमोनिया, यानी अमोनिया का कितना मैस पैदा हुआ। अब अमोनिया का मैस जो पैदा हुआ ये आप कैसे निकालेंगे, देखें आप ये निकालेंगे इस तरह से कि आप देखेंगे कि अमोनियम क्लोराइड कितना अमोनिया पैदा करता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना अमोनिया पैदा करता है। अब जाहिर सी बात है रिएक्टेंट की जो मिकदारें हैं वो प्रोडक्ट एक ही बनाएंगी, दो दफ़ा थोड़ी बनाएंगी कि प्रोडक्ट आपके पास एक दफ़ा इसकी वजह से बनेगा इसकी वजह से बनेगा, नहीं। इन दोनों के रिएक्ट होने पर जो इनमें से कम मिकदार में होगा वो जितनी अमोनिया बनाएगा असल अमोनिया की मिकदार वो होगी। मतलब आपको ये फाइंड आउट करना है कि अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो कौन सा है। जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा उसके मुताबिक आप बताओगे कि प्रोडक्ट कितना बना, क्योंकि हमें यही तो कहा गया है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट इज दैट रिएक्टेंट विच कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, यानी वो जो प्रोडक्ट की मिकदार बना रहा होगा वो असल मिकदार होगी। तो यहाँ पर आपकी सेंस ये क्लियर होनी चाहिए कि जब तक लिमिटिंग रिएक्टेंट का पता नहीं होगा अमोनिया की सही मिकदार का पता नहीं चल सकता। तो यहाँ पर जो हमें बताना है वो क्या है, वो ये है कि कैलकुलेट द एक्सेस अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, यानी पहले तो हमें पता करना है कि अमोनिया कितना बना, और अगर अमोनिया इन दोनों रिएक्टेंट में से जिस रिएक्टेंट से बन गया वो तो ख़त्म हो गया क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट कंज्यूम अर्लियर। जो दूसरा रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट यानी कैलकुलेट द एक्सेस अमाउंट ऑफ द रिएजेंट लेफ्ट बिहाइंड, यानी जो दूसरा रिएक्टेंट है जो मुकम्मल इस्तेमाल नहीं हो सका वो कितना बच गया है। तो ये आपके पास दूसरा हिस्सा था। अगर हम इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखें तो ये भी हमें क्वेश्चन में दे दी गई है कि अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो दोनों के दोनों कितने हैं 100 ग्राम है। अगर हम इन दोनों को ये देखें कि मिलाने से अमोनिया कितनी बनती है, बाकी को छोड़ दिया किताब ने, हमने भी छोड़ देना है, तो ये बताना है कि अमोनिया कितनी बनी। तो बेसिक सेंस हमारे लास्ट लेक्चर वाली है और वहाँ से भी आप देख सकते हैं, लेकिन इसको यहाँ पर भी हम कैलकुलेट करते हैं। अब कैलकुलेशन करने के लिए आपको बेसिकली कुछ अपने जहन में बातें रखनी है। हम ऐसा करते हैं इसमें से जो चीज़ हमारे काम की है वो निकाल के हम ऊपर लिखते हैं। देखें इस तरह से, ये हमारे पास वो इक्वेशन है जिसमें हमारे पास एक रिएक्टेंट ये है, दूसरा ये है और प्रोडक्ट हमारे पास ये है। तो क्या करना है आपको ये पता है कि ये भी 100 ग्राम है, ये भी 100 ग्राम है। तो आप ये देखें कि इसका 100 ग्राम मतलब अमोनियम क्लोराइड का कितना अमोनिया बनाता है और 100 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कितना अमोनिया बनाता है। तो ज़रा हम ऐसा करते हैं, रिलेशनशिप का सहारा लेते हैं, इन मैसेज को मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हमें आगे कैलकुलेट करने में आसानी रहे। अब हमें ये फार्मूला तो पता है। फार्मूला क्या पता है कि अगर हमें किसी भी शय के मोल्स निकालने हो तो हमें उसके मैस को मोलर मैस से डिवाइड करना पड़ता है। ये हमारे जहन में रख लें। अगर आपने ये इन्फॉर्मेशन अमोनियम क्लोराइड के लिए लेनी है तो मोल्स भी अमोनियम क्लोराइड के निकलेंगे, मैस भी अमोनियम क्लोराइड का लिखना होगा और मोलर मैस भी अमोनियम क्लोराइड का होगा। और इसी तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए भी यही बातें होंगी। तो पहले हम क्या करते हैं, अमोनियम क्लोराइड का जो ग्राम्स में दिया गया डेटा है इसको मोल में चेंज कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज इक्वल टू मैस कितना है जी 100 ओवर मोलर मैस कितना है, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1, बट 4 टाइम्स करना है इसको, क्लोरीन का 35.5। तो ये हो गया 53.5 ग्राम पर मोल। और जो हमारा आंसर आया वो आया 1.87, यानी 1.87 आपके पास क्या निकल आए, मोल्स निकल आए भाई। ये जहन में रखिएगा। अब आगे चलते हैं।
यही मामला आपने फिर दोबारा से दोहराना है, लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए। तो वही ऊपर आप लिखेंगे मैस, आपके मालूम कर रहे हैं मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो फिर मैस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ओवर मोलर मैस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब जो मोलर मैस है वो कैसे निकालेंगे, कैल्शियम का 40, ऑक्सीजन का 16 या 16 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड हाइड्रोजन का 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये टोटल मिलाकर हो गया 74। इस तरीके से अब आपने इसको डिवाइड किया, डिवाइड करने पर जो आंसर आया 1.35 मोल्स। ले भाई, अब हमने जो पहला मामला था वो क्लियर कर लिया, यानी अमोनियम क्लोराइड को भी मोल में चेंज कर लिया, उसके जो ग्राम दिए गए थे, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के भी ग्राम्स को मोल में चेंज कर लिया। अब आपने क्या करना है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से कुछ बात समझनी है। वो कैसे, देखें, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ये कहती है कि अगर अमोनियम क्लोराइड के 2 मोल हैं तो ये 2 मोल अमोनिया के 2 मोल पैदा करते हैं, और इसी तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो 1 मोल है वो अमोनिया के 2 मोल पैदा करता है। तो इस मामलात को हमने क्या करना है, अब मोल मोल रिलेशनशिप से हल करना है। तो सबसे पहले आप एक काम करें, आप काम ये करें, अब आप एक रिलेशनशिप लेंगे जो कि कुछ इस तरह से होगा, यानी पहले आप एक रिलेशनशिप लेंगे जो अमोनियम क्लोराइड और अमोनिया के दरमियान होगा, और दूसरा रिलेशनशिप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया के दरमियान होगा। तो ये हमारे पास 2 रिलेशनशिप इंतहाई कीमती है। तो पहले रिलेशनशिप हम कुछ इस तरह से लेते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं NH4Cl, यानी अमोनियम क्लोराइड कितना प्रोड्यूस करेगा, अमोनिया NH3। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये कहती है कि 2 अगर अमोनियम क्लोराइड के मोल होंगे तो अमोनिया के भी 2 मोल ही प्रोड्यूस होंगे, और अगर इसका 1 मोल होगा तो जाहिर सी बात है इसका भी 1 मोल होगा। लेकिन अमोनियम क्लोराइड गिवन डाटा में कितने मोल दी गई है, हमें दिए तो 100 ग्राम थे, लेकिन हमने उसको मोल में कन्वर्ट कर लिया, तो ये बन गया 1.87। तो ये भी अगर 1.87 है तो ये भी 1.87 ही होगी। तो ये देखें, ये आपके पास एक क्या आ गया, रिलेशनशिप आ गया, जिसके मुताबिक आपने ये निकाला कि अमोनियम क्लोराइड अमोनिया के कितने मोल प्रोड्यूस करेगा। अब यही चीज़ आपने फिर दोबारा से करनी है, लेकिन इस दफ़ा जो रिलेशनशिप होगा वो डिफरेंट होगा। पहले हमने ये रिलेशनशिप लिया था, अब हम दूसरा रिलेशनशिप लेंगे जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया के दरमियान बहस होगी। तो आप यहाँ पे लिखें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रेशो अमोनिया NH3। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के एतबार से 1 मोल अगर है तो अमोनिया 2 मोल है। यहाँ पर हमें मजीद ये 1 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1 ऑलरेडी है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अगर 1 मोल 2 मोल अमोनिया देता है, तो गिवन डाटा के मुताबिक, डाटा में क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 100 ग्राम था जो कि 1.35 मोल के बराबर बनता है। तो 1.35 मोल कितनी अमोनिया देगा, जाहिर सी बात है अगर ये 1 और ये 2 है तो ये 1.3 का डबल देगा, 1.35 टाइम्स 2। ये जी हमारे पास आंसर आ गया 2.70। तो ये आपने अपने जहन में रख लेना है। अब हमें पता चल गया कि अमोनिया 1.87 पैदा हो सकती है और अमोनिया 2.70, लेकिन चूंकि अमोनिया की कम मिकदार या मोल्स अमोनियम क्लोराइड दे रहा है, इसलिए ये पहले इस्तेमाल होकर ख़त्म हो जाएगा और अमोनियम क्लोराइड ही कहलाएगा क्या, लिमिटिंग रिएक्टेंट। लो भाई, एक बात तो हमें पता चल गई कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, तो अमोनियम क्लोराइड इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब सवाल की तरफ आते हैं, वो कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम्स, यानी मैस मालूम करना है अमोनिया का। तो देखो भाई, अमोनिया ये तो पैदा नहीं हो सकती, क्योंकि ये अमोनिया पैदा इसलिए नहीं हो सकती कि अमोनियम क्लोराइड पहले ही खत्म हो जाएगा बीइंग अ लिमिटिंग रिएक्टेंट, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को इतना मजीद रिएक्शन करने का मौका नहीं मिलेगा कि वो फुली कंज्यूम होकर इतनी अमोनिया दे। इसलिए अमोनियम क्लोराइड का लिमिटिंग एजेंट होना अमोनिया की इस मोल को बनाने का मौजब बनेगा। तो ये है सही मिकदार। तो अगर आपसे पता किया गया मैस के बारे में, तो आप जस्ट ये लिखें कि मैस इज इक्वल टू, ये था ना, मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। तो मैस मालूम करना है अब आपको, तो आप लिखें मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। तो मोल कितने निकले, 1.87 मल्टीप्लाई बाय
मोलर मास ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1 और 3 टाइम्स बनाकर कितना हो गया 17। तो ये जो सारा कुछ हम कर रहे हैं ये किसके लिए कर रहे हैं, अमोनिया के लिए, ये बात याद रहे। यानी अमोनिया का मास निकलेगा, अमोनिया के मोल लगाने हैं, अमोनिया का मोलर मास, और आंसर आ गया 31.79 ग्राम्स। तो लो भाई, ये हमारे पास सवाल के हिसाब से तो पहला जवाब निकला। यानी कितना मैस होगा, ये वाला मैस हमने यहाँ पर निकाल दिया है। लेकिन ये तभी निकल पाया जब हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट किया और उसके मुताबिक अमोनिया के मोल्स को ग्राम में तब्दील किया। अब हमारा छोटा सा हिस्सा मजीद रह गया है। वो हिस्सा क्या कहता है, कैलकुलेट द एक्सेस अमाउंट ऑफ रिएजेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड। अब देखें, रिएक्टेंट दो थे, एक और ये दो। भाई ये तो खत्म पूरा का पूरा हो जाएगा क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट है, और ये पूरा खत्म नहीं हो पाएगा। तो आपने इसकी वो मिकदार बतानी है जो कि रह गई है, यानी कुछ इस्तेमाल हो गई है, इसके साथ रिएक्ट कर कर अमोनिया बना गई है, जो नहीं बनाई है वो कितनी है वो भी हम बताते हैं अभी। इसके लिए आप ये देखें कि हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कितने ग्राम दिए गए, 100, और 100 ग्राम कितने मोल्स के बराबर है, 1.35। 1.35 मोल्स आपको टोटल दिए गए। अब आप पहले ये देखो कि कंज्यूम कितने हुए। देखो भाई, कंज्यूम आपने ऐसे करना है जैसे आपने ये रिलेशनशिप लिए है, अमोनियम क्लोराइड और अमोनिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया। अब आप इन दोनों के दरमियान यानी रिएक्टेंट्स के दरमियान रिलेशनशिप लें। यहाँ पे लिखें अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, और दूसरी तरफ लें क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों का मोल मोल रिलेशनशिप हम लेंगे। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के मुताबिक अगर देखें तो अमोनियम क्लोराइड के अगर 2 मोल होते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 1 मोल कंज्यूम होते हैं। अगर अमोनियम क्लोराइड का 1 मोल होगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कितने मोल कंज्यूम होंगे, हाफ। अब सवाल यह है कि अमोनियम क्लोराइड जो कि डाटा के हिसाब से 1.87 दी गई है, वो 1.87 कंप्लीटली कंज्यूम हो गई है अमोनिया बनाने के लिए। तो आप लिखें कि 1.87 अगर अमोनियम क्लोराइड होता जो फुली कंज्यूम होता है तो वो कितना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता, तो हाफ मल्टीप्लाई बाय 1.87। जो आपके पास आंसर आता है वो है 0.935 मोल्स। अब आपको समझ में आ गई बात, वो क्या बात समझ में आ गई, टोटल मोल दिए गए कितने 1.35, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 1.35, और इस्तेमाल कितने हुए 0.935। अब बाकी जो बचे वो कितने बचे 0.415। ये आपके पास वो मोल्स हैं जो अनरिएक्टेड मोल्स हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए। लो भाई, जब मोल निकल आए तो मैस भी निकल आएगा। अगर हमसे ये पूछा गया है कि अमाउंट बताओ, मैस बताओ रिएजेंट का, तो आपने ये मोल मैस में चेंज कर लेने। कैसे करेंगे, मोल्स को मैस में चेंज करने का फार्मूला वही है, मैस इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मैस। अब हमने निकालना है मैस। अब मैस कैसे निकालोगे भाई, मैस निकालने के लिए वही फार्मूला लगाना है, मैस लेकिन अमोनिया के लिए नहीं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए। मैस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मल्टीप्लाई मोलर मैस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये यूं निकलेगा, मैस इज इक्वल टू जो मोल्स हैं वो हैं 0.415 मल्टीप्लाई बाय जो हमारे पास इसका मोलर मैस होता है वो होता है 74। आंसर आया 30.71 ग्राम्स। तो ये था जी आपके पास आखिरी बात, यानी कि यहाँ पर कि एक्सेस अमाउंट ऑफ रिएजेंट लेफ्ट, ये जो रिएक्टेंट लिमिटिंग नहीं था उसकी वो मिकदार है जो अनरिएक्टेड रह गई। लिमिटिंग रिएक्टेंट कंप्लीटली यहाँ कंज्यूम हो गया और जो दूसरा रिएक्टेंट था वो यहाँ पर बच गया। यानी हम यूँ भी कह सकते हैं कि बजाय इसके कि अगर आपको अमोनियम क्लोराइड से 2 मोल अमोनिया बनानी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 100 ग्राम इस्तेमाल करें, बल्कि 100 ग्राम में से 30.71 ग्राम कम इस्तेमाल करें, तो क्या होगा, दोनों सही तरह से मुकम्मल कंज्यूम होकर अमोनिया बना देंगे, क्योंकि हमने ये वाली मिकदार ज़्यादा डाली है जो कि पूरी अमोनियम क्लोराइड से रिएक्ट नहीं करती। तो अब तक के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लोगों को बता दें ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें। और आज के लिए फिर अल्लाह हाफिज़।